स्टार्ट करेंगे हम लोग। मेजरमेंट चैप्टर है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो इसको साथ साथ में हम लोग समझते चलते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या आता है। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग ये समझते हैं कि जो फिजिक्स है उसको दो पार्ट में बांटा गया। फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया। एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो मैक्रो व्यू देखता है। मैक्रो व्यू मतलब सब चीज़ें जो हमको दिखती हैं, है ना, जिसके पास मैक्रो व्यू रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कौन सा फिजिक्स लगाते हैं? क्लासिकल फिजिक्स लगाते हैं। और दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें माइक्रो व्यू रहता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। माइक्रो व्यू, एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, वो आता है मॉडर्न फिजिक्स में। तो जो न्यूटन्स के जो लॉ होते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और ज़्यादातर जो है आइंस्टाइन और हाइजनबर्ग ऐसे जो बड़े मॉडर्न फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, ओपेनहाइमर, अभी एक मूवी भी आई थी ओपेनहाइमर, ये सारे जो हैं मॉडर्न फिजिक्स के साइंटिस्ट आते हैं। तो बेसिकली याद क्या रखना है कि फिजिकल वर्ल्ड को दो भाग में बांटा गया। एक को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। फिर हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कितने तरह के फोर्सेस होते हैं? चार तरह के फोर्स होते हैं। पहला वाला जो फोर्स होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो मास पे डिपेंड करता है, G m1 m2 आर स्क्वायर। तो क्योंकि ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है, इट फॉलोस इन्वर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स में जानने की बात है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा चीज और क्या है इसमें कि इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स। ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। और चौथा इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर दूरी ज़्यादा है तभी भी ये फोर्स को महसूस किया जा सकता है, मतलब काफ़ी दूर तक इस फोर्स को महसूस किया जा सकता है। सेकेंड वाला जो फोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये सारे फोर्सेस की प्रॉपर्टी हमको समझ में आनी चाहिए, याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या चीज़ है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। हेलो, आवाज़ आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है फोर्स ड्यू टू चार्जेस। ड्यू टू चार्ज। चार्ज के कारण से जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। फोर्स, तो पहला जो फोर्स है हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरा वाला फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इसका वैल्यू होता है, हाँ ठीक। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट किए थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से। जो जो चीज़ें हमको बनना है, मतलब जो जो चीज़ें हम लोग को आनी चाहिए वो बता रहा हूँ। तो फिजिकल वर्ल्ड जब हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स को दो अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मतलब जो चीज़ें हमको बड़ी बड़ी दिखती हैं, जो नेकेड आई से हम लोग आराम से देख पाते हैं,
उसमें जो फिजिक्स लगता है वो फिजिक्स के लॉज अलग होते हैं, उसको मैक्रो व्यू मतलब जो बड़ी चीज़ें हैं उसमें जो फिजिक्स के लॉ लगते हैं वो सब फिजिक्स किस में आ जाएगा, क्लासिकल फिजिक्स। ज़्यादातर जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो किस में आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। और दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब जो चीज़ें बहुत छोटी होती है, जैसे एटम है ना, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें बहुत छोटी होती है। तो उनकी जो फिजिक्स होती है वो सब फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में कैटेगराइज किया जाता है। ज़्यादातर जो 11th क्लास का जो चैप्टर है वो किस में आता है, क्लासिकल फिजिक्स में आता है। और मॉडर्न फिजिक्स में 12th क्लास के चैप्टर आते हैं हमारे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि दुनिया में कितने अलग अलग तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो दुनिया में अगर फंडामेंटली देखा जाए तो फंडामेंटली 4 तरह के फोर्स बस होते हैं। जो पहला फोर्स होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल का फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है आगे एक चैप्टर में। जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट का मास होता है, और r जो होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो क्योंकि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसलिए ये कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोस इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दूसरा जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मीडियम कुछ भी रहे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा। तीसरा प्रॉपर्टी है कि जो 4 तरह की फोर्स की हम लोग फंडामेंटल फोर्स की बात कर रहे हैं, उसमें से सबसे कमजोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स होता है। ठीक है, और चौथा जो होता है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी डिस्टेंस आने के बाद भी ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस किया जा सकता है। दूसरे फोर्स के बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे। दूसरा जो फोर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड जो फोर्स होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइड होता है, लेकिन मैं एकदम फंडामेंटली बताता हूँ कि अगर दो चार्ज अगर आपस अपने जगह में स्टेशनरी हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 जो है वो क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट 1 एंड 2। 1 और 2 में जो चार्ज होगा वो हमारा Q1 एंड Q2 कहलाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 का पावर 9। ठीक है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इसीलिए इसकी भी प्रॉपर्टी यही आती है कि इट फॉलोस इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दूसरी चीज क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स ऑन मीडियम, मतलब मीडियम मतलब उन जो दो चार्ज के बीच में प्लास्टिक है कि पेपर है कि वैक्यूम है कि एयर है कि ग्लास है, जो भी मीडियम है उसके हिसाब से ये फोर्स बदल जाते हैं। तीसरा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के ही जैसा ये भी इनवर्स, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, काफ़ी दूरी रहेगा तभी भी इसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, ये वाला पार्ट बेसिकली आपको पढ़ना है 12th क्लास में, लेकिन इसका थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी बोलेंगे कि सेटिस्फैक्टरली ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे अगर कई लोगों को ये महसूस होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या करिए, अपने सर पे बाल से स्केल को घसिए और घस करके जो छोटे छोटे कागज हैं उसके पास में लेके जाएंगे तो छोटा सा कागज उठ जाता है। उठ जा रहा है मतलब कि जो फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। अगर कम होता तो वो कभी कागज नहीं उठता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज़्यादा होता तो वो कागज कभी भी नहीं उठता। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तीसरा जो फोर्स होता है, तो ये दो फोर्स जो हो गए, ये दो फोर्स हो गए, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, दूर तक भी महसूस किए जा सकते हैं।
तीसरा जो फोर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि न्यूक्लियस में क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोल रहा हूँ। न्यूक्लियस में फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन, अगर ये न्यूक्लियस को मैं ले लिया, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपस में जो बाइंडेड, इनकी जो बाइंडिंग फोर्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की खासियत क्या है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, सारे फोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसीलिए जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को आप इस तरह से समझिए कि अगर मैं बात करूंगा कि एक कार्बन एटम है, कार्बन एटम में नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। तो जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये CO2 बन जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो अगर अब देखें कि कार्बन के पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले कितना था, पहले आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे। अब आउटर शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन की गिनती तो चेंज होते रहती है, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन सेम रहता है, प्रोटॉन सेम रहता है। जब भी आप केमिकल रिएक्शन कराते हो तो प्रोटॉन की गिनती नहीं बदलती, इलेक्ट्रॉन की गिनती बदल जाती है। मतलब एक चीज़ हमको क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र काफ़ी आसान होता है, लेकिन प्रोटॉन का ट्रांसफ़र आप कभी सुने नहीं होंगे कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को प्रोटॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है या न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है, आप कहीं नहीं सुने होंगे। आप ये सुने होंगे कि एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें आप पढ़े होंगे आयोनिक कंपाउंड जो होता है, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े, आयोनिक कंपाउंड एक होता है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, या आप पढ़े हैं 10th क्लास तक। आयोनिक कंपाउंड होता है और एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये बाइंडिंग फोर्स किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण से होता है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ज़्यादा दूर तक इसको महसूस नहीं किया जा सकता। विद इन द न्यूक्लियस, विद इन द एटम, एटम के अंदर ही आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को महसूस कर सकते हो। आपके और मेरे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है ए, दूसरा आदमी है बी। इस आदमी ए का एक अपना मास होगा, एक आदमी बी होगा, इसका अपना एक मास होगा, और इन दोनों के बीच में अगर दूरी आर है तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जी MA/MB डिवाइडेड बाई R², ये लगेगा। दूसरा एक और सिनारियो ले लेते हैं कि एक आदमी ए है और दूसरा आदमी बी है। किसी प्रकार से ए जो है अपने आप को चार्ज कर लिया QA बराबर, बी अपने आप को चार्ज कर लिया QB बराबर। चार्ज कैसे किया जाता है ये क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए कि मान लीजिए चार्ज ए आदमी अपने आप को चार्ज कर लिया QA बराबर और दूसरा चार्ज कर लिया QB बराबर, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा जो कि हो जाएगा KQA/QB डिवाइडेड बाई R²। लेकिन ये दो व्यक्तियों के बीच में कभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं आ सकता, कारण कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है उनकी दूरी बढ़ जाती है, और डिस्टेंस बढ़ने के कारण से ये न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है।
ठीक है, बहुत ही कम, मतलब इतना ज़्यादा कम कि आप महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक वो होता है वहाँ पर तक वो सबसे ज़्यादा फोर्स होता है। चौथा जो फोर्स होता है जिसको कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा जो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है दो पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। एक पार्टिकल को कहते हैं बीटा पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिनो। ठीक है, ये आप कभी नहीं सुने होंगे बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो। और बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होती है तो हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो कभी भी बीटा डीके होता है तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की भी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा ही होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी हमारा क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होता, शॉर्ट रेंज कम दूरी तक ही आप इसको महसूस कर सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार तरह के फोर्स हो गए। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, लॉन्ग रेंज फोर्स कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग, हाँ हाँ ठीक है। तो लॉन्ग रेंज फोर्स क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स जो होता है ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स जो होते हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड नंबर पे आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ नंबर पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा लॉन्ग रेंज है, कौन सा शॉर्ट रेंज है, कौन सा इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, कौन सा इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता, कौन सा आपके मीडियम पे डिपेंड करता है, कौन से मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब क्या हो गया कि अलग अलग दुनिया में ये देखा गया कि यूनिट क्या रखा जाए, क्या मतलब अलग अलग लेंथ का यूनिट क्या रखा जाए, ठीक है, और मास का यूनिट क्या रखा जाए, टाइम का यूनिट क्या रखा जाए, करंट का यूनिट क्या रखा जाए, ऐसा करके। तो ये अलग अलग जो है देश अलग अलग डिसाइड कर रहे थे। तो बेसिकली तीन यूनिट जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ। एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सी से मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब हो गया ग्राम और एस से हो गया सेकंड। मतलब लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे, ग्राम को हम लोग सॉरी मास को ग्राम में नापेंगे और टाइम को हम लोग सेकंड में नापेंगे। दूसरा जो होता है एफ पी एस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म है फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। फुट जो होता है ये लेंथ का यूनिट हो गया, पाउंड जो हो गया मास का यूनिट हो गया, सेकंड जो हो गया वो टाइम का यूनिट हो गया। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें लेंथ को नापा जाएगा मीटर से और के जो है के मास को नापा जाता है किलोग्राम से और टाइम को नापा जाता है सेकंड। तो इस तरह से हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट इस तरह से हमारा बदलता है। ठीक है, ये तीन अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें एम के एस सिस्टम और कुछ उसके एक्स्ट्रा एड ऑन से हमारा एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट भी बन जाता है। ठीक है, तो एस आई सिस्टम में अगर हम लोग बात करें कि एस आई सिस्टम में हम लोग जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी दो भाग में बांटी गई है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। एक को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरे को कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। पहला हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा हमारा कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है कि दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी written in terms of other quantity, those quantity which cannot be written terms of other quantity, which cannot be
written in terms of अदर क्वांटिटी, दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और जिसको लिखा जा सकता है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी, दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये क्या होते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग अलग अलग बार बांट देते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को एक तरफ लिखें, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा एक तरफ हो गया और दूसरा तरफ हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। पहले फंडामेंटल क्वांटिटी को पूरा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं 7। ठीक है, उसका यूनिट और उसका डिनोटेशन ये आपको याद रखना है। तो हम लोग क्वांटिटी ले लिए, उसके बाद उसका यूनिट ले लेंगे और उसका डिनोटेशन ले लेंगे। ठीक है, उसका डिनोटेशन क्या है और यूनिट क्या है। ठीक है, तो इसका यूनिट आ जाएगा एसआई यूनिट, और डिनोटेशन हमारा काम आता है डायमेंशन फॉर्मूला को सॉल्व करने। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं 7। पहला होता है मास, दूसरा होता है लेंथ, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा होता है टेम्परेचर, छठवा होता है अमाउंट, और सातवां होता है लाइट इंटेंसिटी। ये हमारे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे होते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग को यूनिट वगैरह सारा चीज़ हमको कवर अप करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, फिर अमाउंट और फिर लाइट इंटेंसिटी। चलिए, इसका हम लोग को क्या करना है, यूनिट लिखना है। तो मास का जो ऐसा यूनिट होता है, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। टाइम का होता है सेकंड, ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। टेम्परेचर का होता है केल्विन। अमाउंट का होता है मोल। और लाइट इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। केजी मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट एम से, लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट एल से, टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट टी से, फिर एम्पियर हो गया ए, केल्विन हो गया के, मोल हो गया एम ओ एल शॉर्ट में, शॉर्ट मतलब स्मॉल लेटर में, कैंडेला हो गया सी डी। ये हमारे डिनोटेशन इतने होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये हमारे हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर हम लोग आते हैं कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी में। डिराइव्ड क्वांटिटी और उसका हम लोग फॉर्मूला भी लिखेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, फिर उसका फॉर्मूला, और फिर एसआई यूनिट, और फिर उसका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला, फिर हमारा होगा एसआई यूनिट, और लास्ट में डायमेंशन। 4 हम लोग कॉलम बना लेंगे। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का पहला हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तीसरा हो गया आपका यूनिट, और चौथा हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। तो कुछ कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 होते हैं, वैसा डिराइव्ड क्वांटिटी को मत समझिएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी कई सारे हो सकते हैं। तो मैं 2-4 डिराइव्ड क्वांटिटी को आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला डिराइव्ड क्वांटिटी है मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, नीचे में टाइम है तो इसलिए सेकंड का पावर -1। इसका डायमेंशन अगर देखेंगे तो मास तो है नहीं, m0, लेंथ एक बार है और टाइम -1 बार है। नीचे में अगर कुछ रहता है तो माइनस में लिखते हैं, ऊपर में अगर कुछ रहता है तो प्लस में लिखते हैं। ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के बाद हम लोग आते हैं एक्सीलरेशन पे आते हैं।
एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, टाइम का 1 सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 L1 और t-2। फिर हम लोग आते हैं थर्ड क्वांटिटी जो हमारा होता है फोर्स। थर्ड में हम लोग आते हैं फोर्स। थर्ड क्वांटिटी हमारी क्या है? फोर्स। थर्ड क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं फोर्स। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास का होता है kg, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज 1 न्यूटन भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे तो मास है 1 m1, लेंथ है 1 तो L1, t है 2 माइनस। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं वर्क। फोर्थ में आता है फोर्स हो गया, फोर्स के बाद हम लोग आते हैं वर्क पे। वर्क जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर। ये बन गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग नाम दे दिए जूल। इसी का एक दूसरा नाम दे दिए जूल। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशन फार्मूला होगा m1 L2 t-2। ये हमारा हो गया वर्क। फिफ्थ में आता है पावर। ठीक है, वर्क और एनर्जी का सेम रहता है, वर्क और एनर्जी दोनों भाई भाई हैं। वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, आप अगर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये भी क्लियर होगा कि मास भी एनर्जी में चेंज होता है और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होता है। अब आते हैं पावर। पावर जो होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम होता है। वर्क का हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये हो जाएगा पर सेकंड का पावर -3। इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका यूनिट अगर हम लोग देखें तो होता है वॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये ऐसा यूनिट है और ये जनरल यूनिट है। ये हो जाएगा m1 L2 t-3। ये हमारा हो गया पावर। फिर एक होता है हमारा मोमेंटम। सिक्स्थ वाले में मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू वेलोसिटी। मास का हो जाएगा kg, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट हो जाएगा m एक बार है, l भी एक बार है, टाइम -1 बार। ठीक है, टाइम -1 बार है, इसलिए kg मीटर पर सेकंड ये हमारा आ जाएगा मोमेंटम का। तो ऐसे कुछ कुछ ऐसे करके फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से आपको डिराइव्ड क्वांटिटी का जो है यूनिट और उसका डायमेंशन बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये हो गया मेजरमेंट का पार्ट, है ना। अब मेजरमेंट में आते हैं तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। लेकिन जब मेजरमेंट करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि एक होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है कि किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए जो इम्पोर्टेंट फिगर्स क्या हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। कि कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स को मैं थ्योरेटिकली ना बता करके 2-4 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 4 5 7 1, मतलब ये चारों नॉन जीरो डिजिट हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4। तो पहले लाइन, पहले वाले एग्जाम्पल से हमें समझ में आया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट। सेकंड में आते हैं कि जीरो अगर आपके दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 4। सेकंड पॉइंट से क्या क्लियर हुआ? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, सॉरी, ऑल द जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर आपका नंबर 1 से कम है और 0.0034, ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद वाले जीरोस और नॉन जीरो के पहले वाले जीरोस, याद रखिएगा, डेसिमल के बाद और नॉन जीरो के पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर डेसिमल नंबर नहीं है
ठीक है, तो बाद वाले जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 1। पांचवा पॉइंट, अगर डेसिमल के बाद है, ठीक है, 0.0.400 है, तो डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो नंबर मिला और उसके बाद जितने जीरो होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 3। ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 3। तो ये कुछ रूल्स है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया 10 के पावर में समथिंग कुछ दिया है, जैसे 4 इंटू 10 का पावर 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर सिर्फ 1 ही होगा। याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1, क्योंकि 10 के पावर में कुछ भी रहे उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे इसको एक और तरीके से समझा देता हूँ, 0.0034 अगर ऐसा कोई नंबर है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3.4 इंटू 10 का पावर -3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया कि 10 के पावर के फॉर्म में लिखने के बाद मेरे पास जितने नंबर बचते हैं वही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर में अगर कंफ्यूजन होता है तो ये 10 के पावर में लिखने का आदत डालिए। 10 के पावर में अगर आप लिख पाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे लिखना है उसको भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 4327.59 है, ठीक है, या ऐसा दिया हुआ है 432700 ऐसा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले डेसिमल यहाँ पर है, आप सोचना है आपको डेसिमल को अगर लेफ्ट में खिसकाना है तो आप उतना 10 का पावर करते जाइए। तो 1 2 3 4 5 खिसका दिए, ये कितना बन जाएगा, 4.327 टू 10 का पावर क्या बन जाएगा, 5। यहाँ से क्लियर हो गया कि मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5। 10 के पावर में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 0.400 है, ठीक है, 0.400 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 400 इंटू 10 का पावर -3। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, डेसिमल आपको उधर खिसका के लेके चले जाना है, 400 इंटू 10 का पावर -3 लिख। तो सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको जब क्वेश्चन, अब जो है रूल्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन इन सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन इन क्वेश्चन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होने चाहिए जो 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट में से जिनका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके बराबर होने चाहिए। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि 4.13 को मुझे ऐड करना है 0.1 से, तो आपको पहले क्या करना है, जो दोनों क्वेश्चन है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर लिख दीजिए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम लोग को फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ये 3 + 0 हो गया 3, 1 + 1 हो गया 2 और 4 + 0 हो गया 4। तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मुझे इसको 1 अगर बनाना है तो मुझे जो बाकी 2 लास्ट के नंबर है उनको हटाना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। तो रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी याद रखना चाहिए। तो रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी आप जो है स्टेटमेंट वाइज याद मत रखिए। ठीक है, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ, उसके हिसाब से याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है 4.17, मतलब क्या है कि जिस डिजिट को मुझे हटाना है वो 5 से ज़्यादा है। देखिए, जिस डिजिट को अगर मुझे हटाना है अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, वो डिजिट को हटा देते हैं और उसके पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, मतलब 1 से ऐड करके 2 बन गया वो। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 4.13, जिस डिजिट को हटाना है वो आपका 5 से कम है, तो पहले वाले डिजिट को वैसा ही रहने दीजिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर जिस डिजिट को हटाना है वो एग्जैक्टली 5 ही है, ठीक है, तो आप उसके पहले वाले नंबर को चेक करेंगे। अगर उसके पहले वाला नंबर ऑड नंबर है तो एक बढ़ा दीजिए, और अगर उसके पहले वाला नंबर इवन नंबर है तो सेम टू सेम रहने दीजिए। ठीक है, ऑड में अगर रहेगा तो ऐड 1 कर देना है, और अगर इवन रहेगा तो
सेम, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ये 4 रूल जो होता है अप्रोक्सीमेशन का होता है। अब वापिस हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। मेरा आंसर आया था 4.23 और मुझे सिग्निफिकेंट फिगर 1 में आंसर चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर चाहिए। तो पहले ये 3 को एलिमिनेट करूंगा क्योंकि 3 5 से कम है, तो इसके पहले वाले नंबर में कोई चेंजेस नहीं करें। फिर 2 को एलिमिनेट करना है, 2 भी 5 से कम है, तो यहाँ पर नंबर में कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे आप प्लस करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, आपको कम सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है। ठीक है, तो और 2-4 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि मल्टीप्लाई करिए 1.23 को मल्टीप्लाई करिए 1.75 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले लिखेंगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आंसर मेरा कितने में आना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आना चाहिए। तो 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 7 3 जा 21, 1 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 6 कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। आंसर आया 5 2, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15 का 5 कैरी 1, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 1, और ये आंसर। अब हम क्या करेंगे, 2.1525 आंसर आ रहा है फाइनली, लेकिन मुझे क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है। तो हम लोग पहले मैं ओरिजिनल आंसर लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए अप्रोक्सीमेशन करेंगे, पहले लास्ट डिजिट को अप्रोक्सीमेशन करूंगा, 5 हटाना है। तो 5 हटाने के लिए उसके पहले वाले नंबर को चेक करते हैं, इवन नंबर है तो सेम रहने देंगे, ऑड नंबर होता तो एक बढ़ा दिया रहता। अब ये 2 को भी हटाना है, तो 2 को जब हटाएंगे तो 2 तो क्योंकि 5 से कम है, इसलिए उसके पहले वाले डिजिट को कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये हमारा आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ गया। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि थोड़ा सा मैं दूसरा एक और एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अब इसको मैं कैलकुलेटर से करूँगा, 3.156 को मल्टीप्लाई करना है 7.243। ठीक है, 7.243 ना लेकर के इसको सिर्फ 7.2 ले लेता हूँ। ठीक है, और मुझे फाइनल आंसर निकालना है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा और कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको बनाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन है 3.156, आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट बनाने की आदत बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 7.2 से, फाइनल आंसर आया मेरा 22.7232 आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको, ये मेरा आंसर आ गया, अब मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, अब इसको अप्रोक्सीमेशन करना है। और अप्रोक्सीमेशन करके कितना सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है। भले एक 4 सिग्निफिकेंट फिगर का था, एक 2 का था, तो जो कम वाला रहता है उतने में आंसर लाना रहता है। तो उतने में आंसर लाएंगे तो पहले हम लोग लास्ट के 2 को हटाएंगे, तो 22.723 आ जाएगा। फिर 3 को हटाएंगे तो 22.72 आ जाएगा। फिर 2 को हटाएंगे तो 22.7 आ जाएगा। फिर ये 7 को हटाना है, तो 7 जो है आपका बड़ा है 5 से, ये हो जाएगा 23 आंसर आ जाएगा। फाइनली 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर और उसका अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, उसको राउंड ऑफ करने कैसे करना है वो हमारा अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। अब हम लोग आते हैं जिसको बोलते हैं एरर्स। एरर्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होता है। एरर्स का मतलब अनसर्टेनिटी। आपके बुक में क्वेश्चन दिया है अनसर्टेनिटी, रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को ही हम लोग एरर कहते हैं। तो रूल्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का क्या क्या रूल्स होता है ये हम लोग को देखना है। बेसिकली ये एरर का हमारा रूल्स है। ठीक है, तो एरर को पहले रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो हम लोग को समझना होगा। ठीक है, बिना रिप्रेजेंटेशन आपसे नहीं बनने वाला। तो हाउ टू रिप्रेजेंट एन एरर, किसी भी एरर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीका होता है। एक हमारा कहलाता है ग्रॉस फॉर्म और दूसरा कहलाता है हमारा जो है परसेंटेज फॉर्म।
तो अगर एरर को हम लोग ऐसा लिखेंगे, मान लीजिए कोई एक लेंथ को मेजर कर रहे हैं या मास को मेजर कर रहे हैं कि आपने अपना मतलब मैंने अपना वजन नापा और वो 80 केजी आ रहा है, 80 केजी, और प्लस माइनस ऊपर नीचे हो रहा है 3 किलो या 4 किलो ऊपर नीचे हो रहा है। 80 प्लस माइनस 4 केजी अगर इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, मतलब ऊपर 4 किलो, मतलब 84 से लेकर के 76 तक मेरा आंसर आ सकता है। मतलब एक्चुअल जो हमारा वेट आएगा वो 80 से लेकर के 84 से लेकर के 76 तक आ सकता है। तो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो ये वाले एरर को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। इस वाले एरर को हम लोग कहते हैं ग्रॉस एरर। ठीक है। और अगर आपका यही परसेंटेज में दे दे, मतलब मान लीजिए कि परसेंटेज निकालना रहेगा, तो परसेंटेज अगर कैसे निकालेंगे, आप पढ़ चुके हो परसेंटेज। ठीक है, एरर कितना है 4, कितने में से 80 में से इसका परसेंटेज निकालना है। 4 1 जा 4 और 4 20 जा 21 जा 25 जा, ये कितना आ जाएगा 5%। तो इसी को अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में लिखूंगा तो प्लस माइनस 5%। ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं कि एरर के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, पहले आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो एक कन्वर्जन फॉर्मूला होता है। ठीक है, कन्वर्जन फॉर्मूला। ठीक है, ग्रॉस एरर को परसेंटेज में कैसे चेंज कर, परसेंटेज एरर। अब इसमें यह समझ लीजिए कि ये ग्रॉस एरर है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू ग्रॉस एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको टीवी मत समझिएगा, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, इसको टीवी नहीं समझिएगा, इसको ट्रू वैल्यू समझेंगे। इसको मैं पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ, ये हमारा होता है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, तो हमको कन्वर्जन करने आना चाहिए। तो अब मैं क्वेश्चन कुछ करके बताऊंगा। मान लीजिए मेरे को एक वैल्यू दिया हुआ है, दो मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक मास है आपको दिया हुआ है m1, इट इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस 4 kg, और दूसरा आपको मास m2 दिया हुआ है 70 प्लस माइनस 5%। ठीक है, इसको दोनों फॉर्मेट में हम लोग बदल देंगे। ये तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो 80 इसको परसेंटेज में लिखेंगे, ये आएगा आपका प्लस माइनस 5%। और इसको ग्रॉस के फॉर्म में लिखेंगे, तो ग्रॉस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे करके आप ग्रॉस में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों कट जाएगा, 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 3.5। तो 70 प्लस माइनस 3.5 kg। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे दो मास को ऐड करना है, तो जब ऐड करते हैं तो हम लोग ग्रॉस एरर को ऐड करते हैं। तो ग्रॉस के फॉर्म में लिखेगा 80 प्लस माइनस 4 और फिर प्लस 70 प्लस माइनस 3.5, तो टोटल आ जाएगा 80 प्लस 70। इसको ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू से ही ऐड करिएगा, 8 7 15, तो 150 प्लस माइनस, ग्रॉस एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, 4 3 7 7.4 kg, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा गया होगा आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर दो क्वांटिटी को मुझे माइनस करना है, जैसे मान लीजिए 80 प्लस माइनस 4 और फिर माइनस 70 प्लस माइनस 3.5, तो क्या करिएगा, ट्रू वैल्यू को तो माइनस करिएगा, लेकिन ग्रॉस एरर को हमेशा प्लस ही करना है। ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 7.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा केजी में। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग परसेंटेज एरर के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपको m1 इंटू m2 करना है, मतलब m1 हमारा, इसको अब परसेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड रहेगा तो हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस और माइनस रहेगा तो हम लोग ग्रॉस एरर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 80 प्लस माइनस 5% था मुझे मेरा, और प्लस 70 प्लस माइनस ये भी 5% था। तो ये दोनों को जब ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 7 8 या 56, 5600 प्लस माइनस ग्रॉस एरर को ऐड कर देना है। ग्रॉस एरर बोल रहा हूँ, परसेंटेज एरर को आपको ऐड कर देना है।
इस तरीके से बनाएंगे। अगर मान लीजिए m1 डिवाइडेड बाई m2 करना है, मतलब 80 प्लस माइनस 5% डिवाइडेड बाई 70 प्लस माइनस 5%, दोनों को आपको डिवाइड करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 8/7 प्लस माइनस 10%। मतलब माइनस में भी आपको एरर को तो प्लस ही करना है, मल्टीप्लाई में भी एरर को प्लस ही करना है, माइनस और प्लस में ग्रॉस एरर को प्लस करना है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में रिलेटिव एरर को प्लस करना है। रिलेटिव एरर मतलब जो परसेंटेज एरर है उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। क्लियर अच्छी तरह से बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एरर वाला पार्ट हो गया। अब डायमेंशन फॉर्मूला का एप्लीकेशन, डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। पहले जो है वेरिफिकेशन, या बोल सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला का वेरिफिकेशन के लिए भी काम आता है, वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, जैसे क्या हो गया कि आपको मैं मान लूं कि एक दे देता हूं कि एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, ये एक फॉर्मूला है। ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो आपको एनर्जी का और इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एनर्जी बेसिकली मैंने आपको बताया कि एनर्जी कुछ और नहीं होता, वर्क ही होता है, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का होता है डायमेंशन m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट होता है L। तो एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला होता है आपका m1 L2 और T-2, है ना। तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 और T-2। ये कहाँ से आया, LHS से आया। अब RHS में भी वही आना चाहिए। तो मास है, तो मास का हो गया m, g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन का होता है LT-2, L1T-2, और h मतलब होता है हाइट, हाइट कुछ और नहीं है, लेंथ है। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, तो तीनों को ऐड करेंगे तो m में 1 बचेगा, L2 हो जाएगा T-2, दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो गया। ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। इस तरह से वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। अगला, अगला है कि आपको फॉर्मूला बनाना, मेकिंग ऑफ फॉर्मूला, मेकिंग ऑफ फॉर्मूला विदाउट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, विदाउट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो ये एक डायमेंशन फॉर्मूला से एनालिसिस में ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता चलती है। जो है डायमेंशन फॉर्मूला से अगर आप डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको कभी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता चलेगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक जो टाइम है, जो है ऑक्सीलेशन में टाइम जो होता है वो टाइम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ एंड जी, ये इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप फॉर्मूला बनाइए, तो टाइम एक तरफ लिखिए, टाइम जो होगा वो मास का पावर, मान लीजिए मैं लिखता हूं टाइम इट इज इक्वल टू मास का पावर a, लेंथ का पावर b और g का पावर c, ऐसा करके लिख देता हूं। ठीक है, तो टाइम का डायमेंशन, दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t होगा। ठीक है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, इसका पावर में क्या है a, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है l, इसके पावर में b, और g मतलब एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT का पावर -2, यह आपका आ जाएगा पावर में c। तो जब कंबाइन करते हैं तो हमारा आ जाएगा m का पावर a, l का पावर b प्लस c और t का पावर -2c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या क्लियर हुआ कि मास, यहाँ मास है, यहाँ मास नहीं है, मतलब a की वैल्यू कितना होना चाहिए, a की वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में मास है नहीं, मतलब m का पावर 0 है, यहाँ पर m का पावर a है। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरा,
देखिए यहाँ पर t का पावर 1 है, यहाँ का पर t का पावर -2c है। तो t का पावर 1 है एक तरफ और दूसरा में t का पावर -2c है, मतलब -2c की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो c की वैल्यू कितना होना चाहिए, -1/2 होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं लेंथ। लेंथ इधर नहीं है, मतलब b प्लस सी की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब b की वैल्यू कितना आ जाएगा, +1/2 आ जाएगा। तो फाइनली मेरा फॉर्मूला बन गया t इज इक्वल टू मास का पावर 0, मतलब मास के पावर में 0 आ रहा है, मतलब a है, a की वैल्यू कितना आया था, 0। लेंथ का पावर जो है आपकी, जो बॉब की लंबाई है, लेंथ का पावर b था, तो b कितना आया था, 1/2। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर c था, और c की वैल्यू मुझे मेरी आई थी -1/2। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक कांस्टेंट आप k लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि k जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो ये आ जाएगा आंसर k√L डिवाइडेड बाई g, ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये हमारा चैप्टर जो है ना, इतने में हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी जितना जो है, देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को पता है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज किया जाता है, केजी को ग्राम में कैसे चेंज किया जाता है, ग्राम को केजी में कैसे चेंज किया जाता है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज किया जाता है। ये जो बेसिक क्वांटिटी है जो आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। ठीक है, ये क्वांटिटी आपको आती है। ठीक है, क्वेश्चंस बच गए हैं। क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके आपसे शेयर करूंगा। सारे क्वेश्चंस के वीडियो बना करके मैं यूट्यूब में अपलोड करके आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। ये टेस्ट अभी तो टेस्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगा, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को आप लोग बनाइएगा और एक्सरसाइज में और जो है स्टेटमेंट या जो डेफिनेशन वगैरह है उसको याद करके रखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा, जिस जब मैं आपको बता दूंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनवा दूंगा, फिर आपको जो पढ़ाई जो करना रहेगा, फिर आप पूरा चैप्टर को अच्छे से करिएगा। ठीक है, एक और चीज़ है, एक और चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि लाइट ईयर करके एक टर्म होता है। लाइट ईयर करके एक टर्म होता है जिसको, जो डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, लाइट ईयर क्या है, एक डिस्टेंस का यूनिट है। तो लाइट ट्रेवल्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ है ना, 3 × 10⁸ ये कितना होता है, लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ईयर में कितना होता है, 365 डेज। डेज को आप आवर में चेंज करेंगे तो 24, आवर को आप मिनट में चेंज करेंगे तो 60, और 60 को फिर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लाइट ईयर, है ना। ये लाइट ईयर आ जाएगा, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करता है लाइट एक साल में। ये हमारा क्या हो गया, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर के क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह में है, तो उसको हम लोग करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। समझ में आया इतना चीज़? तो जितना आज बताया हूँ उसको अच्छे से करिए और कल का टेस्ट अच्छे से दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, एक प्लेन प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बच गया। प्लेन एंगल एक होता है, प्लेन एंगल का मतलब होता है कि एक सर्कल का, अगर आप एक छोटा सा सरकमफ्रेंस का पार्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, ये सर्कल का छोटा सा आपने पार्ट ले लिया, या जिसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, ये सर्कल का मैंने एक आर्क ले लिया ऐसा। ठीक है, तो ये आर्क लेंथ जो होता है, ये आर्क लेंथ को मैं अगर L लिख दूं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू L एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज R। तो जो एंगल बनाएगा तो हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल, इस एंगल को मैं थीटा लिख देता हूँ, थीटा इन रेडियन। रेडियन जो होता है एंगल का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट। इट इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। ये हमारा होता है प्लेन एंगल। और एक और होता है जिसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्वांटिटी, एक सर्फ मतलब एक स्फीयर को काट रही है, समझ लीजिए एक क्वांटिटी अगर एक स्फीयर को काट रही है, इस तरह से एक स्फीयर को काट रही है,
ये जो एरिया आएगा, इस एरिया को मैं ए लिख देता हूँ और उसका रेडियस को आर लिख देता हूँ। ये जो एंगल बनाएगा, ठीक है, जो 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। तो ये जो स्टे रेडियन होता है को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। जो एरिया कट हुआ वो डैट एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टे रेडियन बोलते हैं। समझ गए? हेलो? ठीक है, तो इतना आपको पार्ट है कंप्लीट करना। ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से दिखेगा, हल्का सा टिल्टेड टाइप का दिखेगा, मतलब ये स्फीयर का पार्ट है, समझ लीजिएगा, ये स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो जितना पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, है ना। मैं कन्वर्जन भी बता देता हूँ। देखिए, एक कन्वर्जन आप याद रखिएगा, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180। पाई बाई 180 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन जो है, सॉरी डिग्री जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको डिग्री में, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री इज इक्वल टू रेडियन इंटू 180 बाई पाई फॉर्मूला होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लिए, मान लीजिए आपको निकालना है 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना। क्या करिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 जा ये 4 जा, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। अब मान लीजिए आपको जो है कुछ रेडियन में दिया है, मान लीजिए मैं आपको बोलूँ 3 पाई बाई 4 को डिग्री में चेंज करिए, तो 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई कर दीजिए, ये दोनों कड़े आएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। ये कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए इस तरह। समझ गए? चलिए ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए अच्छे से। कोई दिक्कत होगा तो हम लोग जो है मंडे को डिस्कस करेंगे। कल टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद आपका मंडे को मैं क्लास लूँगा, संडे आप लोगों की छुट्टी रहेगी। ठीक है, थैंक यू।